Hello and welcome to UPSC series of Geography with Maps and Diagrams। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम क्यों पढ़ते हैं? वाई वी स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ? फर्स्ट, टू स्टडी जियोफिजिकल फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म एटसेट्रा। सेकेंड, टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। अब जैसे अर्थ है वो भी एक पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम ही है हमारा, तो इसको पढ़ने से हम जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी, वीनस, इनका भी स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं। थर्ड, टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और फोर्थ, फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशंस। जब हमको स्ट्रक्चर पता रहेगा इंटरनल, तो हम डीप सी या डीप अर्थ मिनरल एक्सप्लोरेशंस में हमको मदद मिलेगा अगर हमको इंटरनल स्ट्रक्चर पहले से पता रहेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, देखिए अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ्स रेडियस, ये है 6000 अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर। और इस डेप्थ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है, तो वहाँ हमारा जाना बहुत ही मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल है। तो हम फिर कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर जो अर्थ का है या जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या है? तो देखिए इसके लिए जनरली दो सोर्सेस हैं। एक है डायरेक्ट सोर्स, जैसे कि डीप माइंस। तो डीप माइंस जैसे कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस हैं कुछ जो बहुत ही डीप हैं, लेकिन बहुत ही डीप बोलने का ये मतलब नहीं है कि वो 6400 किलोमीटर की कंपेरेबल हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 किलोमीटर्स तक ही हम जा पाए हैं। तो यहाँ से भी हमको कुछ स्ट्रक्चर पता चलने लगता है। और सेकंड है जो डायरेक्ट सोर्स है, वो है वॉल्केनोस। तो वॉल्केनोस जो है डायरेक्टली जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वहाँ का मटेरियल जो है सरफेस पे आता है और वहाँ से हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमको पता चल सकता है। फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या हो गए? तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमारे आ जाते हैं अर्थक्वेक, फिर मेटियोर्स। जैसे हमने बोला कि हमारे जो सोलर सिस्टम है वो अर्थ भी उसका पार्ट है, तो मेटियोर्स स्पेस से जो हमारे सरफेस पे आते हैं तो उनसे भी हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का पता लगा सकते हैं। फिर ग्रेविटी हो गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इस टाइप के जो सोर्सेस हैं जिससे डायरेक्टली हम इंटरनल ऑफ द अर्थ से ही नहीं आ रहा है, बट वहाँ का स्ट्रक्चर और वहाँ का जो कंपोजिशन है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, उसके कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स हैं ये। तो अब हम आते हैं अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक होता है सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, और जिसके कारण जो वेव्स जनरेट होती हैं और वो ट्रेवल करती हैं हर डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ से जनरेट होता है और कैसे उसका प्रोपेगेशन होता है। तो मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, इस पॉइंट पे अर्थ के इंटीरियर में एक पॉइंट है जहाँ से रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, जिसको हम हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट से जो रिलीज होता है एनर्जी वो प्रोपेगेट होते हुए अर्थ सरफेस पे आता है, उस पॉइंट को हम एपिसेंटर बोलते हैं। तो किसी भी अर्थक्वेक का एक फोकस होगा और एपिसेंटर होगा। अब जो जनरेट होती हैं वेव्स, वो जनरली हम तीन टाइप की वेव्स जनरेट होती हैं। एक को बोलते हैं हम पी वेव्स, एक को बोलते हैं एस वेव, और एक होते हैं सरफेस वेव्स। तो पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स होते हैं और ये जनरली होते हैं कंप्रेशनल वेव्स। एस वेव्स होता है ट्रांसवर्स वेव्स, जिसमें कि जो डायरेक्शन ऑफ द वेव है और जो मटेरियल मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए ये वेव्स जो होते हैं ये थोड़ा हार्डर टू ट्रेवल इन मीडियम होते हैं। और पी वेव्स प्राइमरी वेव्स होते हैं, वो मीडियम के साथ ही चल रहे होते हैं, इसलिए ये आसानी से मीडियम में ट्रेवल करते हैं। तो पी वेव्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर सकते हैं।
एस वेव्स ये ओनली सॉलिड में ट्रेवल कर सकते हैं, और पी वेव्स का स्पीड जो है एस वेव के स्पीड से ज़्यादा होता है, और सरफेस वेव जो होते हैं वो उसका और भी स्पीड कम होता है, और इसलिए ये सबसे लास्ट टू रीच द सरफेस होते हैं। तो ये देखिए अराइवल टाइम और एम्पलीट्यूड, ये देखिए पी वेव्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है एस वेव्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि पी वेव्स हमको जो फील होगा, वो पहला जो झटका आएगा वो पी वेव से ही हमको फील होता है। एस वेव्स अगर आएगा तो हो सकता है हमको उतना झटका नहीं पता चले, लेकिन जब सरफेस वेव्स आएगा, ये बाद में आएगा और उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, तो एक बार जो पहला झटका आता है, हो सकता है उसके बाद जो बड़ा झटका आए वो सरफेस वेव्स होता है, और सबसे ज़्यादा तबाही इसी से होता है। हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ का क्या कंपोजिशन है या कैसा स्ट्रक्चर है वो हमको कैसे पता चला? तो हमने पी वेव्स का स्टडी किया, फिर एस वेव्स का स्टडी किया, तो हमने देखा कि पी वेव्स का शैडो जोन वो क्या है और एस वेव्स का शैडो जोन क्या है। अब हम शैडो जोन समझते हैं। तो पी वेव्स मान लीजिए यहाँ जनरेट हुआ इस पॉइंट पे, तो वो सॉलिड में भी ट्रैवल करता है, लिक्विड में भी ट्रैवल करता है। हाँ, सॉलिड से लिक्विड में जब डेंसिटी चेंज हो रही होती है तो रिफ्रैक्शन के जो डायरेक्शन जो वेव्स का होता है वो चेंज होता है। तो पी वेव्स जनरेट होके जनरली ट्रैवल किया, फिर देखा कि एक जगह पे पी वेव्स रिसीव हो रहे हैं, फिर कुछ जगह पे पी वेव्स नहीं रिसीव हो रहे हैं, और कुछ जगह पे फिर पी वेव्स फिर रिसीव हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पी वेव्स जहाँ तक सॉलिड में ट्रैवल किए वो ट्रैवल आराम से करते गए, कोई डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं उनका। लेकिन वो कोर में जैसे गए तो वहाँ पर उनका डेंसिटी चेंज होने के कारण उनका एक बार जैसे कोर में एंटर किए उस समय उनका डायरेक्शन चेंज हुआ, और फिर जब कोर से बाहर आ रहे थे तो फिर डेंसिटी चेंज होने के कारण फिर उनका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में हमको पी वेव्स डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब कुछ तो चेंज हुआ है। फिर हमने जब एस वेव्स में देखा तो एस वेव्स हमको पता है कि लिक्विड से पास हो नहीं सकते हैं, और हमने देखा कि एस वेव्स जो होते हैं वो 105 डिग्री तक दिख रहे हैं, जो कि पी वेव्स में भी दिखते थे, और उसके बाद 105 डिग्री के बाद वो कहीं भी नहीं दिखते हैं। इसका मतलब है कि ज़रूर वो लिक्विड का बीच में कोई पार्ट रहा होगा और वहाँ से फिर वेव्स ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाए, वहाँ से वेव्स जो है वो आगे जा ही नहीं पाए, इसलिए वो कर्टेल हो गया वहीं पे। तो फिर हमको समझ में आया कि अंदर में जो कोर होगा, हो सकता है वो लिक्विड हो सकता है। तो जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में देखते हैं तो हम अपने अर्थ को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर। तो क्रस्ट जो होता है, अब देखिए अपर सरफेस में आपके ओशियन भी होते हैं, लैंड फॉर्म्स भी होते हैं। तो क्रस्ट जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओशियनिक क्रस्ट, जो कि ये मैंने हाईलाइट किया है, और एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो कि ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओशियनिक क्रस्ट जो होते हैं वो थोड़े थिन होते हैं, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं वो थिक होते हैं। तो ओशियनिक क्रस्ट टिपिकली 5 किलोमीटर के आसपास होते हैं, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर तक होते हैं। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल जो होता है वो भी 2 पार्ट होता है, एक अपर मेंटल जिसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, एक लोअर मेंटल होता है। तो एस्थेनोस्फेयर जो होता है वो वीक होता है और वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, और मोस्टली जो हमारा मैग्मा होता है जो कि लावा का सोर्स होता है हमारा, तो उसका वो सोर्स जो है वो एस्थेनोस्फेयर है। उसके बाद जो लोअर मेंटल है सॉलिड फॉर्म में मोस्टली होता है। उसके बाद आउटर कोर हमारा लिक्विड होता है, जैसे कि हमने एस वेव के ट्रैवल से हम समझ गए कि कोर हमारा लिक्विड है, इसलिए एस वेव ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। और हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जैसा बिहेव करता है उससे हमको पता चलता है कि इनर कोर सॉलिड होता है। अब एक और टर्म आता है लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर जो है वो क्रस्ट और अपर मेंटल जो होता है
उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर के आसपास होता है। तो वॉल्केनोस के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड।